नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए वाराणसी। आदमपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कोचिंग संस्थानों को अब तक न खोले जाने से क्षुब्ध संचालकों ने भिक्षाटन कर दर्ज कराया विरोध। और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी आए। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बनारस पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाएगी। 2022 में मुख्य मुद्दे होंगे समान शिक्षा अनिवार्य, मुफ्त बिजली, पानी। उन्होंने कहा कि हम बनारस में 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, 8वीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज बनारस में शिवपुर विधानसभा और अजगरा 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्देश्य से हम बनारस आए हुए हैं। आगामी 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बने, इसके लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जो पार्टी के विचार हैं, जो उद्देश्य हैं, घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करने का, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करने का, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का, गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा का, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, प्रदेश में भाईचारा पैदा करने का, ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ आप लोगों को बुलाया। 22 का चुनाव हिस्सेदारी को लेकर के होगा। जो अब तक गरीबों के साथ धोखा हुआ, 1700 थाने हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी अनुसूचित जात जनजाति की है। इनको हिस्सेदारी देने के लिए ना तो बीजेपी के पास इनके आंकड़े हैं या सरकार चलाने वाले लोगों के पास इनके आंकड़े नहीं रहते हैं, लेकिन वोट जब आता है, चुनाव आता है, तो इनके आंकड़े उनके पास खट से आ जाते हैं। उनको हक कैसे मिले, हिस्सेदारी कैसे मिले, उनके भी बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, इसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में 22 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। पहला काम 5 साल इनको हम लोग गरीबों का इलाज फ्री में, समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आप 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव का नंबर कौन सा? अब ये बात उनकी पार्टी का, उनसे पूछिएगा। हमारे मोर्चे से गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। हम देखिए, एक तो 1 साल से मैं सुन रहा हूं, ये बात कांग्रेस भी कर रही है, ये बात भाजपा भी कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बननी 2022 में, तो हम लोग 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम देंगे। 20 जाति का डिप्टी सीएम होगा और 5 जाति का सीएम होगा। 2022 में क्या लगता है भागीदारी संकल्प मोर्चा कितनी सीट सरकार बनाएंगे? कितनी सीट? बता तो रहा हूं, सरकार बनाऊंगा। बनारस में 7 सीट जीतूंगा। एक जिला का बताइए तो हम बता दें खट से। 8वां सीट क्यों नहीं जीत पाएंगे? कौन सी सीट आपको लगती है? उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। 8वीं सीट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका इंतजार करिए। क्या लगता है मुसलमानों का वोट इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ होगा या फिर बीजेपी या फिर बसपा? उनका पूरा वोट इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ
आदमपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। लगातार हो रहे 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना आदमपुर प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। साथ ही हेलमेट व मास्क न लगाने वालों के जमकर चालान काटे। साथ ही नंबर प्लेट व नंबरों से छेड़छाड़ करने पर चालान काटा। वहीं 4 पहिया वाहनों व 2 पहिया वाहनों को नशे की हालत में चलाते मिलने वालों को सख्त चेतावनी दी और आगे कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी। आकस्मिक जैसे चेकिंग चल रही है। एक सूचना आई थी कि ब्लैक टी शर्ट पहन के कोई लड़का घूम रहा है संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से, उसी की चेकिंग चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और ये कब तक चेकिंग आप लोगों का चलता रहेगा? अब ये जगह बदल के हर जगह चेकिंग करेंगे जहाँ जहाँ संवेदनशील और संदिग्ध स्थिति है। चीज़ों की चेकिंग चल रही है। विशेष रूप से अपराधी व अपराध करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग चल रही है। बाकी तो सामान्य रूटीन चेकिंग होती ही है। जिस तरह से नंबर प्लेट वगैरह लोग अलग ढंग से बना दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नंबर प्लेट अपना सही रखें, जो नियम संगत है वही नंबर प्लेट लगाएं। नंबर प्लेट को मोड़े मत, न तोड़ें या न बिना नंबर चलें। कई लोग नंबर प्लेट को अपने मोड़ दे रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, सबका चालान कट रहा है। फॉल्ट नंबर प्लेट पे जुर्माना 5000 रुपये है। तो इसको कृपया करके इस बिना नंबर प्लेट के फॉल्ट नंबर प्लेट में न चलें। हेलमेट के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हेलमेट लगाए चलेंगे तो सबके लिए अच्छा है, उनके परिवार के लिए अच्छा है। कोई दुर्घटना होती तो हेलमेट बचाव करता है। और कमिश्नरेट हो गया है, यहाँ बिना हेलमेट लगाए चलना पूर्णतः अपराध श्रेणी में है। चलता रहेगा आपका ये लगातार अभियान? हाँ, ये अभियान हम लोग लगातार चलता रहेगा जब तक समाज में पूर्णतः हेलमेट लगा के चलना नहीं चाहिए। कोचिंग संस्थानों को अब तक न खोले जाने से क्षुब्ध संचालकों ने भिक्षाटन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद ऑनलाइन कार्य शुरू होने के साथ ही जहां आज उत्तर प्रदेश में जिम, मल्टीप्लेक्स के साथ पार्कों को पूरी तरह से खोल दिया गया है, ऐसे में इन सब के बावजूद कोचिंग और इंस्टीट्यूट न खुलने से संचालकों में आक्रोश का माहौल है। पूर्वांचल कोचिंग संघ के लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान संचालकों ने कहा कि पिछले करीब 15 महीने से अधिक कोचिंग के बंद होने से कोचिंग संचालकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर हमने सड़क पर उतरकर भिक्षाटन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर्स को नहीं खोला गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन बड़े स्तर पर चलेगा। कोचिंग संचालकों का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने मल्टीप्लेक्स और जिम को खोलने का निर्देश दिया है, उसी प्रकार कोचिंग को भी खोलने का निर्देश दें, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल के पिछड़ रहे छात्रों का उद्धार हो और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे कोचिंग संचालक अपनी आजीविका को चला सकें। आज भिक्षाटन का कार्यक्रम था। आज रोड पे हम लोग उतर के बनारस के सारे संचालक और टीचर एक साथ भीख मांगने का कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि पिछले 14-15 महीने से कोचिंग बंद थी। इसीलिए जो भी पैसा था वो खा गया है पूरा संचालक और शिक्षक समाज। अगर अब कोचिंग 1-2 दिन में नहीं खुली तो इसी तरह पूरे प्रदेश भर में भिक्षाटन का कार्यक्रम होगा। अगले हफ्ते में हम लोग हर चौराहे पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करके सब बेकार है, कोचिंग बंद है और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट और रोडवेज की बसें सारी धड़ल्ले से चल रही है, मात्र कोचिंग और शिक्षण संस्थान को छोड़ के। और सरकार से आप लोग कोई अपील किए हैं तो खोलने के लिए? सरकार से यही अपील किया जा रहा है पिछले 1 महीने से कि कोचिंग को खोलें, शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करें। पूर्वांचल के बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, संचालक लोग इससे ही बहुत चिंतित हैं। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, अगर पढ़ेगा नहीं देश तो बढ़ेगा कैसे? शिक्षा अगर नहीं मिलेगी पूर्वांचल के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को, तो देश का विकास कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग विरोध जता रहे हैं। सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही तो क्या करेंगे आगे? आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? सरकार हमारी मांगे मांगेगी, हम लोग अपने धैर्य को बनाए रखे हैं। जब तक कोचिंग नहीं खुलेगी इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। एक दिन सरकार हम लोग की मांग को सुनेगी, मानेगी, खोलेगी, रहम खाएगी। परेशान है हम लोग बेचारे पूरे शिक्षक संचालक।
एक कक्षा में कितने बच्चे पढ़ाते हैं आप लोग? एक कक्षा में मात्र 25 से 30 बच्चे कोरोना काल को देखते हुए हम लोग पढ़ाएंगे। वैसे हम लोग एक कक्षा में 60 से 70 बच्चों को बैठाते हैं, लेकिन इस समय हम लोग 50% स्ट्रेंथ के साथ कक्षाएं सुचारू रूप से चालू करेंगे और कोरोना के मापदंड मानक को देखते हुए। लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री के दामों व छुट्टा पशुओं और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान धरना प्रदर्शन के माध्यम से बड़ी आबादी की आवाज को उठाने का कार्य लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी कर रही है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोग महंगाई व बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस बाबत जनता के अधिकार के लिए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में, भारत में इस समय खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम गैस की मूल्य जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो एक आम जनता की पहुंच से बहुत दूर होती चली जा रही है और लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके लिए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी अपने तरफ से भरसक प्रयास करेगी, पूरी कोशिश करेगी और पूरे ही देश स्तर पर, अभी हम लोग इस जिले पर हैं, कई प्रदेशों में हमारे चल रहे हैं इसके लिए कार्यक्रम और चलते रहेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी और इस मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया तो ये धरना अनवरत चलता रहेगा। भैया, तेल और डीजल जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को लेकर के? बहुत अच्छी बात है आपने, और सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब इस समाज की बात को पूरे समाज में, पूरे देश में शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आपने पूछा कि इससे किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बहुत सारी परेशानियां हैं। सारे मिडिल क्लास वर्ग यानी मध्यम वर्गीय लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ है, लोगों का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे तैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अब यही समझ लीजिए कि लोग कैसे जी रहे हैं और जिंदा रहने को ही विकास मान लिए हैं। इसको लेकर के कोई आला अधिकारी आया कि नहीं आप लोगों को पत्र लेने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है और हम लोग आज महामहिम जी को ज्ञापन देंगे और शासन और प्रशासन को अवगत कराएंगे कि हमारी इन मांगों को, जो ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल मांगे नहीं है, पूरे देश और समाज की मांग है, क्योंकि ये महंगाई से पूरे देश की जनता त्रस्त है। आप सबसे मैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हमें आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके माध्यम से आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे देश की जनता की तरफ से लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ये मांग करती है कि आप प्लीज़ इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में लाइए ताकि लोग कम से कम अपने जीवन को किसी तरह से जी सकें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना आपदा में सर्वाधिक प्रभावित मध्यम वर्गीय परिवारों को वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल एवं वानप्रस्थ सामाजिक संस्था द्वारा सम्मानपूर्वक रियायती दर पर आटा एवं दाल के वितरण में प्रमुख सहयोगी व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा रहे। वहीं इस आयोजन का संचालन राजेश त्रिवेदी एवं मनोज दुबे ने किया। वहीं महामंत्री प्रतीक गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया एवं उपाध्यक्ष शोभनाथ मौर्य व अशोक अग्रहरी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन वानप्रस्थ संस्था के महासचिव राकेश द्वारा किया गया। वितरण सेवा के पंजीकरण प्रभारी योगेश वर्मा ने 26 दिन तक चले इस अभियान की रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि नगर के 3400 मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता करने का गौरव संस्था को प्राप्त हुआ है।
कोविड टीकाकरण सेंटर 2 दिन के बाद खुले, जहां टीकाकरण कराने हेतु लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। भेलूपुर स्थित विवेकानंद अस्पताल में सोमवार को कोविड टीकाकरण कराने वाले लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। शनिवार और रविवार को सेंटर बंद होने के कारण सोमवार सुबह सेंटर खुलते ही लोग टीकाकरण कराने पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने कतारबद्ध होकर वैक्सीन लगवाई। युवाओं सहित बुजुर्गों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान डॉक्टर जयप्रकाश बेनवंशी ने बताया कि लोगों की काफी भीड़ हो रही है, लेकिन संसाधन की कमी के चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए लोग आ रहे हैं, जिनका यहीं पर रजिस्ट्रेशन करके उन्हें टीका लगाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता है। अधिक समय लगने से जनता को भी परेशानी हो रही है। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेलूपुर में फार्मासिस्ट के तौर पे जो है कार्यरत हूँ और वैक्सीनेशन का पूरा कार्यभार हम लोग देख रहे हैं और वहाँ से हम लोग वैक्सीनेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे इस कमरे में कमरा नंबर 8, कमरा नंबर 6 और कमरा नंबर 1 में जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो है चलता है। डॉक्टर साहब 2 दिनों से बंदी के बाद आज खुला है, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? तो इसके लिए सर भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है सर, और थोड़ा सा संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से समस्याएं हम लोगों के सामने समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा है। हम लोग अपने मोबाइल से लोगों को जो है वो कर रहे हैं, रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं और फिर इसके बाद वेरीफाई भी कर रहे हैं और फिर वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। कितना आज भीड़ हुआ और कितनी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? 400 लोग जो है कोविशील्ड के टेकल किए गए हैं और 200 लोग जो है कोवैक्सीन के टेकल किए गए हैं। और जितनी पब्लिक थी, सारी पब्लिक जो है सब ऑन स्पॉट वाले थे, उसमें कोई बुकिंग वाला कोई नहीं था। सबका बुकिंग करना पड़ता है, तो भाई बुकिंग एक व्यक्ति के बुकिंग में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है, जिसकी वजह से प्रक्रिया थोड़ी सी पब्लिक भी थोड़ी सी नाराज़ होती है। और अब चूँकि सर हम लोग अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो सर मोबाइल की अपनी जो स्पीड है सर उसी स्पीड से ना काम करेगी। आप लोगों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? मैं सर समस्या ही बता रहा हूँ आपको जी, ये समस्या ही है। तो क्या इसका निदान क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं सर कि थोड़ा सा शासन प्रशासन की तरफ से इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि इतनी बड़ी भीड़ को हम लोग टैकल कर रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं और हैंड्स मिल जाते तो ये काम और तेज़ी से होता। जो अभी इतना देर तक जो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है वो थोड़ा सा इंतज़ार ना करना। इसी कड़ी में ग्राम सभा सुसवाही में जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज के प्रांगण में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें व्यवस्थित ढंग से टीकाकरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर टीका लगवाया। इस मौके पर प्रमुख रूप से गुड्डू पटेल, भरत राम विश्वकर्मा, अनिल कुमार विश्वकर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पिछले 2-3 दिनों से परसों भी लगा था और आज हमारे अनुरोध पे आज जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर 300 से 300 प्लस लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। और अन्य जगह से भी आए हैं या अपने बस नहीं, यहाँ पर अन्य जो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो भी आ रहे हैं, कहीं के भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है तो वो लोग भी आ रहे हैं और अगल बगल के गांव के लोग प्लस हमारे ग्राम सभा के लोग भी आ रहे हैं। पंचायत भवन पे जगह कम होने के कारण हम लोगों ने आज व्यवस्था जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज पे रखा है। कितने लोग को लगा हुआ है अभी तक? लगभग 300 लोगों को डोज लग चुका है, 300 प्लस चल रहा है। और यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ। जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं गुड्डू जी, उनकी वजह से बहुत आराम से टीकाकरण हुआ है हम लोगों का। क्या टीकाकरण कराने के बाद में कोई आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को यही संदेश है कि वो भी आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, जरूरी भी है। बिना इसके कोई कारण मतलब दिक्कत सबको होगी, आपकी वजह से हमको भी दिक्कत होगी, तो हमारी वजह से दूसरे को भी दिक्कत होगी। तो बेहतर यही होगा कि सभी लोग टीकाकरण कराएं। यही यहाँ की जनता से हमारा अनुरोध भी है, अपील भी है, प्रार्थना भी है। बीटेक छात्र ने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम में आ रही समस्याओं को देखते हुए सोलर सिस्टम को ट्री के रूप में डिजाइन किया।
लखनऊ के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र एवं वाराणसी के मोहल्ला कोनिया निवासी उदित सहाय ने वर्तमान समय में उपयोग हो रहे नवीकरण ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम में आ रहे समस्याओं जैसे स्वच्छता एवं ऊर्जा के विकेंद्रीकरण की समस्या को देखते हुए सोलर सिस्टम को डिजाइनिंग ट्री के रूप में करने पर कार्य किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सोलर रिन्यूएबल पावर के प्रयोग हेतु जब सोलर पैनल लगाते हैं तो वह बहुत जगह घेर लेता है और हम साफ सफाई भी नहीं रख पाते हैं तथा उस जगह को और किसी तरह के प्रयोग में लाया जाना संभव नहीं हो पाता है। सोलर ट्री की उपयोगिता के बारे में पूछे जाने पर बीटेक छात्र उदित सहाय ने बताया कि सौर ऊर्जा संचालित सोलर सिस्टम नवीकरण ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो गैर नवीकरणीय संसाधनों के विपरीत समय सीमा के भीतर खुद को ऊर्जा से भर देते हैं एवं निरंतर उपयोग की अनुमति भी देते हैं। इन्हें बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तेजी से घट रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए हमें सौर, पवन इत्यादि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के तरफ जाने की जरूरत है। सोलर को डिजाइनिंग ट्री के रूप में किया गया है। जैसे कि ट्री में कई सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही इसमें कई सोलर शाखाएं हैं। सोलर को ट्री के रूप में डिजाइन करने के बाद हम इसको किसी भी छोटे स्थान पर इंस्टॉल कर सकते हैं और कम जगह में ज्यादा पावर उत्पादन कर सकते हैं। ये प्रणाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा इससे जुड़ा बैटरी विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। बैटरी में ऊर्जा स्टोर होने के बाद हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्युत ऊर्जा को कभी भी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। इस सिस्टम को ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ट्री सोलर सिस्टम पर कार्य करने की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन बाबू बनारसी दास नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं एसोसिएट प्रोफेसर किट्टी त्रिपाठी द्वारा प्राप्त हुआ। ट्री सोलर सिस्टम पर राहुल कुमार मौर्य के साथ इंस्टीट्यूट के बीटेक छात्र महेश लाल प्रजापति, पंकज कुमार, अजय कुमार द्वारा भी कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। क्या आज आप बनाए हैं? क्या मैंने सोलर ट्री बनाया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो हमको रिन्यूएबल सोलर एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमको सोलर एनर्जी ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हमने सोलर ट्री बनाया है। अधिकांश हम लोग जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, उसकी साफ़ सफाई हम नहीं रख पाते हैं, उस जगह को हम और किसी काम में उपयोग नहीं ले पाते। इन सारी समस्या को देखते हुए मैंने सोलर को ट्री के रूप में डिज़ाइन किया हुआ है। हम कम एरिया में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी साफ़ सफाई भी रख सकते हैं, उसके मेंटेनेंस को भी अच्छा रख सकते हैं और उस जगह को हम किसी और कार्य में भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग स्कूल में, गार्डन्स में, मॉल्स में और रिन्यूएबल एरिया में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग काफ़ी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। क्या संदेश देते हैं ये बनाकर लोगों को? हम से बिजली महंगी होती जा रही है और सोलर पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हाँ, सोलर एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो इको फ्रेंडली होता है। वो इसका उपयोग करके हम कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये फ्री एनर्जी होता है और ये क्लीन सोर्स होता है। इससे उपयोग करने से कोई भी पर्यावरण में कोई भी नुकसान नहीं होता है और ये हम जितना इसको इस्तेमाल करते हैं ये दोबारा अपने आप को फिर से फुलफिल कर लेता है। इसको कंटिन्यूअस हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए वाराणसी। आदमपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कोचिंग संस्थानों को अब तक न खोले जाने से क्षुब्ध संचालकों ने भिक्षाटन कर दर्ज कराया विरोध। और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।